नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके वाई पिक्के पे। आज हम इस वीडियो में एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में पढ़ाएंगे या पढ़ने जा रहे हैं जिसको कुछ लोग वीर तो कुछ लोग कायर और बुजदिल कहकर पुकारते थे। कुछ लोग उस व्यक्ति को क्रांतिकारी तो कुछ लोग उसको अंग्रेजों का एजेंट कहकर पुकारते थे। तो ऐसे महान क्रांतिकारी जो कि महान इतिहासकार भी थे, महान लेखक भी थे, महान कवि भी थे और राष्ट्रवादी नेता भी थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक वीर महान क्रांतिकारी के बारे में जिसको लोग वीर सावरकर के बारे में कहकर पुकारते थे। तो हम बात करेंगे वीडी सावरकर के बारे में। वीडी सावरकर, ठीक है ना। हम किसके बारे में पढ़ेंगे? वी.डी. सावरकर के बारे में हम पढ़ेंगे भाई, ठीक है। वी.डी. इनका पूरा नाम क्या था? विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है, ठीक है। विनायक दामोदर सावरकर। इनका जन्म एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ था, नासिक के बागलपुर गांव में 28 मई 1883 को इनका जन्म नासिक के बागलपुर गांव में एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था, जिसको लोग किस नाम से जानते हैं? यानी कि वीर सावरकर के नाम से जानते हैं। वीर सावरकर के नाम से जानते हैं भाई, ठीक है। जो ये वीर सावरकर थे, इनके पिता का नाम दामोदर सावरकर था। दामोदर सावरकर इनके पिता का नाम था भाई, ठीक है। सावरकर इनके पिता का नाम था। इनकी माता का नाम राधाबाई था। ये 3 भाई और एक इनकी बहन थी भाई, ठीक है। 3 भाई और एक इनकी बहन थी। इनके बड़े भाई का नाम गणेश, ठीक है ना, ठीक है, गणेश सावरकर था। और एक इनके अन्य भाई का नाम नारायण सावरकर था। इनकी बहन का नाम नैना सावरकर था। नैना सावरकर इनकी बहन का नाम था भाई, ठीक है। और जो एक गणेश सावरकर थे, ये इनके क्या थे? बड़े भाई भी थे। और कहते हैं भाई, जब ये वीर सावरकर यानी कि 9 साल के थे, यानी कि तब इनकी माता का देहांत हो जाता है हैजा बीमारी के कारण। यानी कि साल 1892 में, यानी कि जब ये 9 साल के थे, उस समय इनकी माता का देहांत हैजा नामक बीमारी से हो जाता है। और 1899 में इनके पिता की भी मृत्यु हो जाती है प्लेग बीमारी से भाई। किसके? प्लेग बीमारी से, ठीक है ना। तो इनका जो पालन पोषण था वो इनके बड़े भाई यानी कि गणेश सावरकर ने इनका पालन पोषण किया। और कहते हैं भाई 1901 में वीर सावरकर ने यानी कि शिवाजी हाई स्कूल नासिक से यानी कि इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। और साल 1901 में ही इनकी शादी हो जाती है। किसके साथ? यमुना बाई के साथ है। यमुना बाई के साथ इनकी क्या हो जाती है? शादी हो जाती है साल 1901 में। और कहते हैं 1902 में यानी कि सावरकर जी यानी कि पुणे चले जाते हैं हाई स्कूल की पढ़ाई करने के लिए। और पुणे के कॉलेज से इन्होंने BA बैचलर इन आर्ट की परीक्षा पास की, यानी कि स्नातक परीक्षा पास की। और कहते हैं जब ये पुणे होते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, उसी दौरान ही इनका क्रांतिकारी विचारों के तरफ ध्यान जाता है। और कहते हैं क्रांतिकारी आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेने लग जाते हैं। जब ये पुणे कॉलेज में पढ़ते हैं, उस दौरान ये कॉलेज में पढ़ाई के दौरान यानी कि जो राष्ट्रवाद से रिलेटेड भाषण दिया करते थे, और उन्हीं की वजह से अंग्रेजी सरकार की इन पे यानी कि निगाहें पड़ी हुई, ठीक है ना। और कहते हैं जब 1905 में बंगाल विभाजन होने के बाद स्वदेशी आंदोलन पूरे चरम पे था, तो इन्होंने भी स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया और अंग्रेजी सरकार का और जो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू कर दिया भाई, ठीक है ना। और कहते हैं कॉलेज में पढ़ने के दौरान इन्होंने एक संगठन की स्थापना की। उस संगठन का नाम था मित्र मेला, यानी कि मित्र मेला संगठन का
की स्थापना की और आगे चलकर यही यानी कि संगठन किस नाम से जाना गया, अभिनव भारत, यानी कि अभिनव भारत के नाम से जाना गया। और कहते हैं जब ये अभिनव भारत बना तो साल 1904 में इस संगठन का नाम क्या पड़ा, अभिनव भारत नाम पड़ा वही, ठीक है ना। और कहते हैं उसके बाद 1906 में यानी कि वीर सावरकर को बाल गंगाधर के कहने पर स्कॉलरशिप मिलती है। और कहते हैं स्कॉलरशिप प्राप्त करने के बाद वीर सावरकर जी कहाँ पे चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं लॉ की पढ़ाई करने के लिए। यानी कि 1906 में यानी कि स्कॉलरशिप प्राप्त करने के बाद वीर सावरकर जी लंदन चले जाते हैं लॉ की पढ़ाई करने के लिए। और जब ये लंदन जाते हैं तो लंदन में ये जो इंडिया हाउस होता है, यानी कि इंडिया हाउस होता है, उसमें रहते हैं वही, यानी कि जो इंडिया हाउस होता है वहाँ पे रहते हैं। और उस समय जो इंडिया हाउस है यानी कि जो भारत भवन है, ये क्रांतिकारी गतिविधियों का मुख्य केंद्र था। और वहाँ पे यानी कि वीडी सावरकर किससे मिलते हैं, लाला हरदयाल से मिलते हैं, यानी कि लाला हरदयाल से मिलते हैं वही, ठीक है ना, लाला हरदयाल से वहाँ पे ये मिलते हैं। और वहीं पे जो वीडी सावरकर की मुलाकात किससे होती है, यानी कि वीडी सावरकर की शुरुआत मुलाकात किससे होती है, जो इसके अन्य साथी मदन लाल डिंगरा से होती है भाई, ठीक है, मदन लाल डिंगरा से भी इसकी मुलाकात होती है। और कहते हैं भाई 1906 में जब ये लंदन में थे उसी दौरान यानी कि जो महात्मा गांधी जी है वो इनसे मिलने के लिए आते हैं भाई। और कहते हैं ये यानी कि वीडी सावरकर से महात्मा गांधी की पहली और आखिरी मुलाकात थी। क्या होता क्या है, यानी कि उस समय महात्मा गांधी जी क्या होते हैं, साउथ अफ्रीका गए हुए होते हैं। और साउथ अफ्रीका में जो अंग्रेज अधिकारी होते हैं, जो भारतीयों पे जो अन्याय कर रहे होते हैं, उस अन्याय के विरुद्ध महात्मा गांधी जी आवाज़ उठाने के लिए कहाँ पे गए हुए होते हैं, लंदन गए हुए होते हैं। और लंदन जाने के दौरान वो वहाँ पे किससे मिलते हैं, यानी कि विनायक दामोदर सावरकर से मिलते हैं और उनसे अपना सहयोग प्राप्त करने की बोलते हैं। और कहते हैं तब यानी कि सावरकर जी ने उनको रात्रि भोजन के लिए बुलाते हैं महात्मा गांधी को। और कहते हैं 1906 में जब महात्मा गांधी जी शाम को विनायक दामोदर सावरकर से मुलाकात करते हैं, यानी कि भोजन पे जाते हैं, तो यानी कि महात्मा गांधी जी उनको बोलते हैं भाई इतना अग्रेसिव क्रांतिकारी होना यानी कि अच्छा नहीं होता, यानी कि इतना उग्र क्रांतिकारी होना अच्छा नहीं लगता। तब सावरकर जी कहते हैं पहले आप खाना खाइए, बाद में हम बात करेंगे। लेकिन कहते हैं जो गांधी जी यानी कि उनकी बातों से असंतुष्ट होते हैं और वो खाना खाए बगैर वहाँ से चले जाते हैं। और इसी दिन से गांधी और सावरकर के विचारों में यानी कि खटास आ जाती है, क्योंकि गांधी और सावरकर के विचारों में दिन रात का अंतर था, दोनों की विचारधाराएं अलग अलग थी। और कहते हैं ये गांधी की सावरकर से पहली और आखिरी मुलाकात थी भाई। कहते भाई 1906 में जब गांधी की मुलाकात सावरकर से हुई उसके बाद गांधी जी दोबारा कभी उनसे मिले नहीं, ठीक है। और कहते हैं जब इंडिया हाउस में रहने के दौरान ही यानी कि जो वीर सावरकर की मुलाकात यानी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी से भी होती है भाई। किससे होती है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, यानी कि जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी होते हैं उनसे भी इनकी मुलाकात होती है। ये भी भारत के एक महान क्रांतिकारी थे भाई, ठीक है ना। और कहते हैं भाई 1909 में यानी कि 1909 में जो वीडी सावरकर के जो सहयोगी होते हैं यानी कि मदन लाल डिंगरा क्या करते हैं, एक अंग्रेजी अधिकारी होते हैं जिसका नाम सर विलियम कर्जन वेली होता है, यानी वेली ही होता है, उनकी क्या कर देते हैं, गोली मारकर हत्या कर देते हैं। वैसे जो मदन लाल डिंगरा होता है इसका उद्देश्य लॉर्ड कर्जन जो कि भारत का पूर्व वायसराय होता है, लॉर्ड कर्जन की मारने की यानी कि सलाह होती है, लेकिन वो इससे चूक जाते हैं और बाद में किसकी हत्या कर देते हैं, यानी कि जो सर विलियम कर्जन वेले की हत्या कर देते हैं। और कहते हैं भाई इस हत्या में यानी कि मदन लाल डिंगरा के साथ साथ में वीडी सावरकर का भी हाथ होने का अंग्रेजों को शक था। और इसी शक की वजह से अंग्रेज सावरकर के पीछे पड़ जाते हैं और अंग्रेज लंदन के साथ साथ भारत में भी जो वीडी सावरकर के जितने भी सहयोगी होते हैं उन पे छापा मारना चालू कर देते हैं। और कहते हैं भाई इसी छापा के दौरान 1909 में
यानी कि जो वीडी सावरकर के बड़े भाई होते हैं गणेश, यानी कि गणेश सावरकर के ऊपर भी अंग्रेजी सरकार छापा मारती है, और छापा मारने के दौरान गणेश सावरकर के पास से अंग्रेज़ों को रिवॉल्वर के साथ साथ में बम भी मिलते हैं, और कहते हैं इसी वजह से गणेश सावरकर को काला पानी की सज़ा सुना दी जाती है। और कहते हैं मुंबई से ही यानी कि सावरकर के पास यानी कि अरेस्ट वारंट भेज दिया जाता है लंदन में। और कहते हैं इसी दौरान यानी कि 1910 में यानी कि वीडी सावरकर ने यानी कि को अंग्रेज़ों के सामने यानी कि समर्पण कर दिया, यानी कि अंग्रेज़ी सरकार ने वीडी सावरकर को पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद यानी कि SS मौर्य यानी कि SS मौर्य नामक यानी कि समुद्री जहाज से उसको लंदन से भारत लाया गया। और कहते हैं जब उसको SS मौर्य नामक जहाज से भारत लाया गया तो उस दौरान वो यानी कि जहाज से भाग भी गए थे, यानी कि वो टॉयलेट के रास्ते से यानी कि जहाज से पानी में कूदकर भाग भी गए थे, लेकिन अंग्रेजी सरकार के सैनिकों ने उसको दोबारा से पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद उसको भारत लाया गया। और कहते हैं भारत लाने के बाद उस पर यानी कि सज़ा यानी कि जो सर विलियम कर्जन की हत्या के षड्यंत्र के दौरान इस पर जांच शुरू की गई। और साथ ही साथ में यानी कि 1909 में जब यानी कि सावरकर के बड़े भाई गणेश सावरकर को यानी काला पानी की सज़ा सुनाई जाती है, तो जो गणेश सावरकर के यानी कि जो साथी होते हैं, जो अभिनव भारत संगठन के जो सदस्य होते हैं, वो क्या करते हैं, जो नासिक के मैजिस्ट्रेट होते हैं यानी कि नासिक के जो मैजिस्ट्रेट होते हैं यानी कि उसकी क्या कर देते हैं, गोली मारकर हत्या कर देते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि भाई जो इस नाजी के मैजिस्ट्रेट ने ही यानी कि गणेश सावरकर को काले पानी की सज़ा सुनाई है, लेकिन सज़ा यानी कि उसके अन्य न्यायाधीश ने सुनाई थी। और कहते हैं इन दोनों सज़ा में किसका नाम था, यानी कि वीर सावरकर का नाम था। और इसी वजह से वीर सावरकर को 1911 में यानी कि 1911 में काला पानी की सज़ा सुना दी जाती है, यानी कि काला पानी की सज़ा सुना दी जाती है। और वीर सावरकर ही पहले ऐसे क्रांतिकारी थे जिसको 2 उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, यानी कि 2 बार उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। और आज तक के भारत के इतिहास में वीर सावरकर पहले व्यक्ति थे जिसको 2 बार उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, यानी कि उसको 25-25 यानी कि 50 साल की उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, यानी 25-25 की करके 2 बार यानी कि उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। और कहते हैं भाई 4 जुलाई यानी कि 4 जुलाई 1911 यानी कि 4 जुलाई 1911 को यानी कि 4 जुलाई 1911 को जो सावरकर जी थे वो कहाँ पे पहुँचे, पोर्ट ब्लेयर पहुँचे, यानी कि अंडमान निकोबार पहुँचे। और यहाँ से उनको यानी कि सेलुलर जेल में यानी कि डाल दिया गया। और कहते हैं भाई सेलुलर जेल में जिस यानी कि बैरक में उसको डाला गया उसका नंबर कितना था, 52 था, यानी कि उस सेल का नंबर कितना था, 52 था। और उस सेल का जो दायरा था 11.5 मल्टीप्लाई 13.5 यानी कि 7.5 यानी कि 7.5 मल्टीप्लाई 13.5 यानी कि उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी थी, 7.5 फुट यानी कि वो चौड़ी थी और 13.5 फुट लंबी थी। उस सेल में उसको डाल दिया गया और सेल नंबर कितना था, 52 में डाल दिया गया। और कहते हैं जब उसको अंडमान निकोबार की यानी कि सेलुलर जेल में डाला गया तो वहाँ पे जो कैदियों के साथ व्यवहार किया जाता था बहुत ही भयानक व्यवहार था, क्योंकि वहाँ पे कैदियों को कैदी न समझ के उनको पशु की तरह इस्तेमाल किया जाता था। यानी कि जो अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल में कैदियों से यानी कि जो नारियल होता था, नारियल को छिलवाए जाते थे और नारियल से तेल निकाला जाता था और उनको कोल्लू में यानी कि पशु की तरह इस्तेमाल किया जाता था। और कोल्लू में यानी कि जो सरसों से पीस कर उनका तेल निकाला जाता था, नारियल को पीस के उनका तेल निकाला जाता था। और साथ ही साथ में जो अंडमान निकोबार की भूमि थी वो दलदली भूमि थी और पथरीला एरिया था, और वहाँ पे जितने भी अंग्रेज अधिकारी होते थे वो बग्गी में सफ़र करते थे। और बग्गी में सफ़र के दौरान बग्गी में जो पशु की जगह कैदियों को जोता जाता यानी कि जोड़ा जाता था, जोता जाता था। और कहते हैं इतनी भयानक स्थिति को देखकर हर कोई कैदी कहते हैं वहीं
अपने प्राण छोड़ देता था। और कहते हैं जिस बैरक में यानी कि 52 नंबर सेल में यानी कि वीर सावरकर को नीचे रखा गया था, उसके नीचे यानी कि फांसी घर था। और उस फांसी घर में हर मंथ कम से कम 3 से 4 कैदियों को यानी कि फांसी दे दी जाती थी। और इतनी भयानक स्थिति को देखकर बल्ले बल्ले का मन डगमगा जाता था। और कहते हैं इसी दौरान जब वीर सावरकर वहाँ पे रह रहे थे तो उन्होंने अंग्रेजी सरकार को माफ़ीनामा पत्र भी भेजा था। और इस बात पे बहुत ही विवाद होता है और आज तक होता रहा है कि वीर सावरकर ने माफ़ी क्यों मांगी थी। वीर सावरकर आखिरकार अंग्रेजी सरकार के सामने घुटने क्यों टेक दिए थे। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि जो वीर सावरकर का मानना था कि भी अंडमान है जो भारत की मुख्य भूमि से काफ़ी दूर था और जेल में रहकर वो अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों का अंजाम नहीं दे सकते थे। और इसलिए उनका ये मान था यदि वो किसी न किसी तरह से इस जेल से यदि निकल गए तो दूसरी किसी अन्य जेल में चले गए या फिर वहाँ से आज़ाद हो गए तो अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दे सकते थे, ठीक है ना। और यही सोच के उन्होंने अंग्रेजी सरकार से अपना माफ़ीनामा मांगा और उन्होंने अंग्रेजी सरकार को अपने व्यवहार में सुधार करने की गुजारिश की और उनसे माफ़ी मांगा। और कहते हैं साथ साथ में उन्होंने पत्र द्वारा अंग्रेजी सरकार को ये भी गुजारिश की कि उसको अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल से निकालकर किसी अन्य भारतीय जेल में डाल दिया जाए। और कहते हैं भाई सेलुलर जेल में जो पहली बार जो वीर सावरकर ने अंग्रेजी सरकार को पत्र लिखा वो अगस्त में लिखा और उसके बाद दूसरा पत्र नवंबर यानी कि 1913 में लिखा। और कहते हैं भाई यानी कि आखिरकार उन्होंने कुल मिलाकर 6 पत्र अंग्रेजी सरकार को लिखे। लेकिन जो वीर सावरकर को 10 साल बाद जब 1921 यानी कि मई 1921 में जेल से छोड़कर यानी कि भारत की जेल में डाल दिया गया, यानी कि उसके माफ़ी मांगने पे सबसे ज़्यादा जोर किसने दिया, वो था सरदार वल्लभ भाई पटेल और बाल गंगाधर तिलक, यानी कि जो बाल गंगाधर तिलक और यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने पर ही उन्होंने माफ़ी मांगी थी। और उनके कहने पे ही अंग्रेजी सरकार ने यानी कि वीर सावरकर को वहाँ से यानी कि छोड़ दिया गया था, सावरकर को सेलुलर जेल से। कुछ लोग ये कहते हैं भाई वीर सावरकर ने गांधी के कहने पर अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी, लेकिन ये सरासर गलत है क्योंकि गांधी जी से सिर्फ और सिर्फ वीर सावरकर एक बार मिले थे, वो 1906 में लंदन में मिले थे। उसके बाद वो गांधी जी से कभी नहीं मिले क्योंकि गांधी और वीर सावरकर की दोनों की विचारधाराएं काफ़ी अलग थी। उन्होंने जो ये माफ़ी मांगने का सिलसिला जारी किया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल और बाल गंगाधर तिलक के कहने पर ही किया था भाई, ठीक है। और कहते हैं भाई यानी कि उसके बाद जब अंग्रेजी सरकार ने 10 साल बाद, लगभग 10 साल बाद यानी कि मई 1921 में यानी कि जो वीडी सावरकर को यानी कि सेलुलर जेल से निकाल कर कहाँ पे डाल दिया गया था, नासिक की जेल में डाल दिया गया था भाई, यानी कि नासिक की जेल में डाल दिया गया था। और नासिक की जेल में जो ये वीडी सावरकर लगभग कितने साल रहे, यानी कि 3 साल तक ये वहाँ पे रहे भाई, ठीक है ना। कितने साल तक रहे ये वहाँ पे? 3 साल तक रहे भाई, ठीक है ना। और उसके बाद भाई 3 साल रहने के बाद उसको वहाँ से निकाल के रत्नगिरी की जेल में डाल दिया गया। और कहते हैं भाई रत्नगिरी की जेल में अंग्रेजी सरकार को एक शर्त पे डाला गया कि जब भी यानी कि वीडी सावरकर यदि उसे रत्नगिरी जेल से बाहर जाएंगे तो उसकी मैजिस्ट्रेट को इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और वो किसी भी संगठन या फिर किसी भी सभा में भाग नहीं ले सकते हैं। और कहते हैं भाई पहली बार 1925 में यानी कि वीर सावरकर की मुलाकात किससे होती है, यानी कि जो आरएसएस प्रमुख होते हैं डॉक्टर हेडगेवार से उनकी मुलाकात कब होती है? 1925 में होती है। कई लोगों का मानना था कि वीडी सावरकर किसके व्यक्ति थे, आरएसएस के व्यक्ति थे या उसके सदस्य थे। और लेकिन वीडी सावरकर ना तो आरएसएस के सदस्य थे और ना ही उससे जुड़े हुए थे। हाँ, वीडी सावरकर जो होते हैं आरएसएस के प्रमुख डॉक्टर हेडगेवार से 1925 में मिले ज़रूर थे, ठीक है ना। वो उनसे मुलाकात कब की थी? 1925 में उन्होंने मुलाकात जरूर की थी भाई, लेकिन वो आरएसएस के सदस्य नहीं थे भाई। हाँ, जो वीडी सावरकर थे वो किस सभा से जुड़े थे? वो हिंदू परिषद से जुड़े थे, यानी कि भारत
हिंदू परिषद यानी कि हिंदू सभा के वो सदस्य थे। और कहते हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के वो 6 बार अध्यक्ष चुने गए थे। और वी.डी. सावरकर एक राष्ट्रवादी नेता भी थे और उन्होंने ही यानी कि अपने कथन में हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल किया था। जो हिंदू शब्दकोश का जो सर्जन है वो किसको माना जाता है? वी.डी. सावरकर को ही माना जाता है, क्योंकि यानी कि हिंदुत्व शब्द के द्वारा वो यानी कि जो बिखरे हुए हिंदुओं को एकजुट करना चाहते थे। और उनका एक ही नारा था, हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान। यानी कि वो पूरे के पूरे हिंदुओं को दोबारा से एक साथ जोड़ना चाहते थे। और इसी जोड़ने के लिए उन्हें हिंदू शब्दकोश का निर्माण किया, और जो आगे चलकर जो हिंदुओं में एक हिंदुत्व की भावना पैदा कर सकता था। और वो हमेशा अपने देश के बारे में ही सोचते थे। वो उनका मानना था कि जितने भी भारतीय हैं वो आखिरकार हिंदू ही है, ठीक है ना। और कहते थे भाई वो यानी कि इसी राष्ट्रवादी सोच के कारण वो काफ़ी चर्चित हुए। और कहते भाई वी.डी. सावरकर ने सुभाष चंद्र बोस से यानी कि 1941 में मुलाकात की थी भाई। यानी कि 1941 में सुभाष चंद्र बोस से कौन मिले थे? वी.डी. सावरकर मिले थे भाई। और कहते हैं भाई वी.डी. सावरकर यानी कि गांधी से काफ़ी यानी कि अलग विचारधारा थे। और जब 1948 में यानी कि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु नथुराम गोडसे ने कर दी थी, तो कहते भाई नथुराम गोडसे को जब पकड़ लिया गया, पकड़ने के बाद 7 आरोपियों को जेल में डाल दिया गया, तो उस दौरान भी यानी कि महात्मा गांधी के हत्याकांड में वी.डी. सावरकर का हाथ होने की शंका सरकार को थी। और कहते हैं भाई वी.डी. सावरकर को यानी कि पुलिस ने पकड़ लिया था, और पकड़ने के बाद उसके से पूछताछ की गई थी, लेकिन पुख्ता सबूत न होने के कारण वी.डी. सावरकर को आखिरकार छोड़ दिया गया। और कहते हैं इसी वजह से, उसकी राष्ट्रवादी सोच की वजह से, उसकी हिंदुत्व सोच की वजह से उसका खटास हमेशा कांग्रेस सरकार से रहा। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो हक वी.डी. सावरकर को मिलना चाहिए था वो आज तक उनको नहीं मिला है। और कहते हैं इसी वजह से भारत का एक दड़ा उनको कायर, बुजदिल और अंग्रेजी एजेंट भी बोलता है, लेकिन उसके द्वारा किए गए कार्यों को आज तक किसी ने भी सहानुभूति नहीं दी। और कोई भी सरकार बनी, आज तक की जितनी भी सरकार बनी, सभी की सभी उसको वो दर्जा दे नहीं पाई जिस दर्जे का वो हकदार था। वो एक महान क्रांतिकारी थे और हमेशा रहेंगे, ठीक है ना। किसी के कहने से वो यानी कि ना ही तो अंग्रेजों के एजेंट हो सकते, ना ही कायर हो सकते, और ना ही वो बुजदिल हो सकते। जो व्यक्ति ऐसा बोलते हैं, मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, एक बार आप सेलूलर जेल में 10 साल की जगह 10 दिन रह के दिखाते तो मैं मानता कि आप क्रांतिकारी हो और आपका कहना उचित है। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं भाई उन्होंने गांधी जी के कहने पर अंग्रेजों से क्षमा मांगी, ये भी सरासर गलत है, क्योंकि महात्मा गांधी से वो सिर्फ 1906 में एक बार लंदन में मिले थे। उसके बाद वो कभी महात्मा गांधी से दोबारा नहीं मिले। हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बाल गंगाधर तिलक के कहने पर उन्होंने क्षमा याचिका जरूर मांगी थी। तो आखिरकार इस वीर क्रांतिकारी का यानी कि 26 फरवरी यानी कि 1966 को 82 वर्ष की आयु में निधन हो जाता है। तो ये था भाई वीर सावरकर के बारे में, एक महान क्रांतिकारी के बारे में, और जिन्होंने यानी कि जो 1857 की क्रांति को यानी कि पहली बार क्या नाम दिया था, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम का दर्जा दिया था। और इस पर उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था, द वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस। कई बार ये भी पूछा जाता है द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, यानी कि वीर सावरकर ने की थी। और कहते भाई इस पुस्तक की रचना इन्होंने लंदन में की थी, और इस पुस्तक लिखने के बाद इसके प्रकाशन के लिए इन्होंने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन किसी भी देश ने उन्होंने इस पुस्तक को लिखने से इनकार कर दिया। आखिरकार हॉलैंड से चुपके से इन्होंने इस पुस्तक का प्रकाशन करवाया था, क्योंकि इस पुस्तक में उन्होंने अंग्रेजी सरकार का काला चिट्ठा उजागर कर दिया था। और जो अंग्रेजी सरकार ने 1857 की क्रांति के दौरान जो क्रांतिवीरों पे जो घिनौनी हरकत की, जो उन्होंने सजा दी और जो बुरी तरह से 1857 क्रांति को कुचलने का काम किया, वो इन्होंने पूरे डिटेल से लिखा हुआ था भाई। तो ये था भाई क्रांतिकारी वीर सावरकर के बारे में। यदि आपको भी ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी ने उनको सलाह दी है, तो कमेंट में उस वाक्य को या उस लिखे हुए
साहित्य को मेरे को ज़रूर सेंड करना। तो धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों भाई।